वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, जिनके माध्यम से आप अपने एडुकेटर से चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और आपको आंसर पोल की सुविधा भी यहाँ पे मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, यानी कि पीटी और मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग अनअकैडमी ने अपने पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर किया है। इसके साथ ही आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की फैसिलिटी मिलती है, जिसके माध्यम से आप अपनी कमियों को परख सकते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपने जो तैयारी का लेवल है उसके स्तर को उठा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। इसका क्या मतलब है, यानी कि यदि आपने एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप अनअकैडमी पे मेरे साथ देश के सबसे बड़े एडुकेटर्स के जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियोस हों, चाहे वो लाइव वीडियो हों। यानी कि यदि आपने एक बार फीस सबमिट करा दी, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो आप उस कोर्स का आपको पूरा एक्सेस अनअकैडमी पे मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अनअकैडमी पे आपको देश के सबसे बड़े एडुकेटर पढ़ाते हैं। यदि डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो एंड्रॉयड यूजर गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकता है और एप्पल यूजर एप्पल ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। इसके साथ ही यदि सिविल सेवाओं के क्षेत्र में मेरे अनुभव की बात की जाए तो मुझे यूपीएससी के साथ अलग अलग जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं उसके 12 मेंस लिखने का अनुभव है। मुझे इंटरव्यू का भी अनुभव है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और मैंने अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। जहां तक बात की जाए यूपीएससी और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज का जो वैकल्पिक विषय रहता है वो मेरा इतिहास रहा है। देखिए, अनअकैडमी आपके लिए कंप्रीहेंसिवली सिलेबस को डिजाइन करता है। इसमें आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज, यानी कि कंप्रीहेंसिव सिलेबस के आधार पे आपको आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके साथ ही दोस्तों अनअकैडमी पे जो सब्सक्रिप्शन है उसके लेने के 2 तरीके हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक। सबसे पहले हम प्लस की बात करते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन आप 1 महीने से लेके 3 साल तक ले सकते हैं और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो लेना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के दौरान ही सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो 2 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लें तो उनके लिए वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। उनको एक लंबे समय तक तैयारी करनी होती है तो वो नई नई चीजों को सुन सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। और दोस्तों यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप ललिता YT कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के आपको क्या क्या फायदे होंगे, तो आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस आंसर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक्स, यानी एक मार्गदर्शक आपकी पूरी तैयारी के दौरान आपका मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अपने फायदे हैं दोस्तों। इस सब्सक्रिप्शन को आप 1 साल से लेके 3 साल के ड्यूरेशन तक ले सकते हैं और यहाँ पे भी यदि आप ललिता YT जो कोड है उसका यूज करते हैं तो भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी ने अभी बहुत सारे बैच लॉन्च किए हैं, जैसे कि 1 फरवरी से कंप्लीट 1 ईयर GS बैच, कंप्लीट 2 ईयर GS बैच, एक्सपर्ट बैच और एनसीईआरटी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं जो कि 1 फरवरी से लॉन्च हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त 6 फरवरी से वीकेंड बैच लॉन्च हो रहा है। आइकॉनिक प्राइस हाइक, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि 31 जनवरी से अनअकैडमी पे
आइकॉनिक प्राइस हाइक हो रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि आइकॉनिक हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पे एक मार्गदर्शक हमारा मार्गदर्शन करता है। तो आप जल्दी से जल्दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें और अपनी सफलता को आसान बनाएं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शनल और आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल और प्लस जीएस दोनों कोर्सेज को डिजाइन किया गया है दोस्तों, जिसमें आप 1 साल से लेके 3 साल तक का सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे भी आप 1 साल से लेके 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे अनअकैडमी ने काफी ऑफर दिया हुआ है, फिर भी आप यदि ललिता वाईटी कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन करा रहा है, जो कि 7 फरवरी को आयोजित होने वाला है 11 बजे। तो वहां पे भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी कमियों को जांच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मेरा जो स्टडी का पैटर्न है वो किस तरीके का होगा। हमने पहली क्लास ली थी संविधान का निर्माण भाग 1। जब हमने संविधान का निर्माण भाग 1 पढ़ा तो हमने उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी, और ये हमेशा मेरी क्लास का पैटर्न रहेगा कि जब हम सेकंड क्लास पढ़ेंगे, यदि कोई क्लास 2 या 3 भागों में विभाजित है, फॉर एग्जाम्पल जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वो एक क्लास में तो कवर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं। यदि आप एक क्लास में कवर करेंगे तो वो बहुत बोझिल हो जाएगा आप लोगों के लिए, और हमें इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है चीजों को, चीजें ना समझ आनी चाहिए, एक इंटरेस्ट, एक रुचि जगनी चाहिए आपकी विषय वस्तु के प्रति, तब जाके आपके दिमाग में चीजें बैठने लगती हैं। आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद होती हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हमारी 4 क्लासेस होंगी किसी टॉपिक पे, तो ये हमारा पहला काम होगा कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा है उसको हम इस क्लास में थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ताकि हमारी चीजें आपस में लिंक अप होती हुई आगे बढ़ें। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि संविधान का जो निर्माण का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहली बातें हमने इसमें बताया कि जो संविधान के निर्माण का विचार था 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने रखा। उसके बाद हमने संविधान सभा की कार्य प्रणाली को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, उसके पश्चात स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और जो संविधान है उसका संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया दोस्तों? बी.एन. रॉय को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था उद्देश्य प्रस्ताव। आपको याद होगा दोस्तों क्या पढ़ा था? और यदि कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, जब इस लेक्चर और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो मेरा फर्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे तो कोरिलेट कर पाएंगे इजीली। तो जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो इस टॉपिक की नहीं देखी है वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने उद्देश्य प्रस्ताव में क्या पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव से ही कहीं ना कहीं प्रस्तावना का जो आदर्श है, ठीक है, प्रस्तावना का जो आदर्श है वो विकसित हुआ। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का जो समावेश किया गया है, उसका आदर्श कहीं ना कहीं हमें कहाँ देखने को मिल गया था? उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिल गया था। इसके अतिरिक्त इस उद्देश्य प्रस्ताव में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जिसमें हमने विचार अभिव्यक्ति वाली स्वतंत्रता का जो पॉइंट है वो पढ़ा। इसके अतिरिक्त हमने अल्पसंख्यक या जो पिछड़े या जनजातीय क्षेत्रों के विकास और संरक्षण की बात का जो आदर्श का जो सपना देखा था हमारे संविधान निर्माताओं ने, वो हमने पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने ये देखा था
कि किस तरीके से इस उद्देश्य प्रस्ताव से न केवल प्रस्तावना का आदर्श हमें देखने को मिलता है, बल्कि हमारे संविधान में जगह जगह जो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण है या जो डीपीएसपी का वर्गीकरण है, उसका आदर्श भी हमें कहीं ना कहीं उद्देश्य प्रस्ताव से देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके पश्चात हमने क्या पढ़ा था कि 1947 का अधिनियम आया, उसने संविधान सभा की स्थिति में कुछ चेंजेस किए, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में फुल मिल जाएगा। और संविधान सभा दोहरे काम करती थी, एक तो संविधान निर्माण का काम करती थी और एक जो अंतरिम संसद या विधायिका के तौर पे हमारी संविधान सभा काम करती थी। और हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था दोस्तों? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब पता है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इसमें को रिलेट करेंगे कि जब हम बचपन में पढ़ते थे इस चीज को 9th 10th 11th में रटते थे, और जब कोई पूछता था ना संविधान बनने में कितना समय लगा, तो बड़ा खुश होकर बताते थे 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो ये बहुत फैक्चुअल सी चीज है, यूपीएससी यूजुअली नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हमें फिर भी हमारा बेसिक नॉलेज, ये छोटी छोटी चीजें हमको पता होना चाहिए। सिविल सर्विसेज में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पहला टॉपिक था हमने वो मोटे मोटे तौर पे देख लिया है। अब आज हम संविधान का निर्माण का सेकंड जो पार्ट है इसको हम कंप्लीट करेंगे और इस वाले टॉपिक को आज हम सम अप कर लेंगे। देखिए, संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनी। ठीक है, अब इन समितियों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पूछे जाते हैं? तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्टेट सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस है या बीपीएससी है या कोई भी पीसीएस का जो एग्जाम है, एमपीएससी है या एचपीएससी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यूपीएससी में भी यहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं। और आप इस चीज को समझिए कि जब आप 2020 का ही क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत फैक्चुअल होते हैं। ठीक है, जब फैक्चुअल क्वेश्चन पे हमारी पकड़ नहीं होगी तो बहुत इजी वाले क्वेश्चन हम गलत कर देंगे और हम रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि भले ही जो टफ क्वेश्चन है वो हमसे मतलब डील, हालांकि वो भी हमसे डील होने चाहिए, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। हम रेस से बाहर यदि होते हैं तो उस इजी क्वेश्चन को गलत करने की वजह से हम रेस से बाहर होते हैं। तो यहाँ पे हम इनको देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों को गठन किया गया, क्योंकि एक विशाल संविधान, एक विशद संविधान बनाया जाना था जिसमें अलग अलग समितियों को अलग अलग काम दिए गए। इसमें 8 बड़ी समितियां थी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। संघ शक्ति समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, इस चीज को ध्यान रखना है और इस चीज को हमें याद करते हुए चलना है, क्योंकि हमारी रिवीजन क्लासेस भी होंगी और उसमें मैं आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछूंगी। आपका बस एक कर्तव्य होगा, आपको मेरे साथ क्लास करनी है और आपको क्लास करने के बाद है ना, बस एक बार स्लाइड्स को आप आंखों के सामने से गुजार लीजिएगा और उसको 1-2 दिन में बस देख लिया, तो हमें रिवीजन करते हुए चलना है, तो हमारी चीजें सम अप होती हुई हमारे साथ चलेंगी। तो सबसे पहली समिति कौन सी थी दोस्तों? संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। अब मैं आपको कुछ कोड वर्ड भी बताऊंगी इनको याद करने के। देखिए, जहां पे संघ की बात आएगी ना कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। इतना हमें ध्यान रखना है। दूसरा, प्रांतीय संविधान समिति। अब चूंकि हमारा जो रियासतों का एकीकरण किया सरदार पटेल ने, तो प्रांतों मतलब इसे लिंक करके वैसे याद हम करते हैं कि प्रांतों का एकीकरण जब किया गया तो किसने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल ने। तो जहां पे प्रांतीय संविधान समिति की बात आएगी वहां पे हम सरदार पटेल उनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, यानी कि संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी संविधान की, इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, और मौलिक अधिकार उप समिति, ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। आप यूपीपीसीएस के जब क्वेश्चंस उठाएंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति, यानी एक तो मौलिक अधिकार उप समिति बन गई और एक अल्पसंख्यक उप समिति बन गई। ये जो मेन समिति थी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और इस समिति के अंडर में दो उप समितियां बनी। एक मौलिक अधिकार से संबंधित समिति बनी जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और एक अल्पसंख्यक उप समिति बनी जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, यानी संघ से रिलेटेड जितनी समितियां थी जवाहरलाल नेहरू, प्रांत से रिलेटेड थी सरदार पटेल, प्रारूप समिति हमें याद ही रखना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे, और उप समितियां थी जिसमें मौलिक अधिकार के जो अध्यक्ष थे वो बच्चों कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। इतना क्लियर है आपको? ये धीरे धीरे क्लियर होगा। जो बच्चे नए हैं, देखिए जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए तो ये हलवा टाइप है, लेकिन जो बच्चे नए हैं आप इस चीज को समझिए कि शुरुआती दौर में आपको ये टफ लगता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ते हैं, कुछ कोड वर्ड्स अपने जनरेट करते हैं, तो आपके लिए ये चीजें आसान होती चली जाती हैं, और मैं आप लोगों के लिए वो चीजें आसान बनाऊंगी। तो आपको बस उत्साह से लगे रहना है। अब हम देखते हैं संविधान सभा की अगली समितियां क्या थी। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति हम देख चुके हैं, सरदार पटेल, उसके बाद जेबी कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के थे। बच्चों ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति, इतना याद नहीं रखना है, बेसिकली इतना आप ध्यान रखना कि उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र के लिए एक समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो गोपीनाथ बोरदोलई से आप लोगों को थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न का साउंड आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद छोड़े गए आंशिक रूप से जो क्षेत्र थे, जैसे असम के सिंचित क्षेत्रों के अलावा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें देख लेना है कि एवी ठक्कर इस समिति के अध्यक्ष थे। तो मोटे तौर पे हमने देख लिया, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी जो मेन समिति थी वो कौन थे? सरदार पटेल, और उप समिति मौलिक अधिकार से संबंधित जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक से संबंधित एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रक्रिया नियम समिति। अब देखिए, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब अध्यक्ष नियम कौन बनाता है, इसको ऐसे रिलेट करके ही हमें याद करना पड़ेगा। नियम कौन बनाता है? ठीक है, तो नियम अध्यक्ष बनाता है। तो जो अध्यक्ष थे भाई वही प्रक्रिया और नियम समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ ही राज्यों के लिए समिति की जहां तक बात आती है वो भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति यानी कि नियमों का जो निर्माण है, जो नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और संचालन कौन करेगा? संचालन जो अध्यक्ष होगा। तो ऐसे हमें लिंक करके इन चीजों को याद रखना है। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ। देखिए बच्चों, यूपीएससी का जो सिलेबस है ना वो अगाध समुंदर है, उसमें चीजों को ना हमें इंटरलिंक करके याद करना पड़ेगा। आपके कुछ अपने कोड वर्ड्स हो सकते हैं। धीरे धीरे जब हम आगे आने वाली क्लासेस में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी मौलिक कर्तव्य याद रखने के क्या कोड वर्ड है जो कि आपको इजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप अनुसूचियों को कैसे
कैसे याद रख सकते हैं, इसके साथ ही जिन राज्यों में विधान परिषद है उनको कैसे याद रख सकते हैं। तो आपको कुछ छोटे छोटे जो कोड वर्ड है वो आपको अपने जनरेट करने पड़ेंगे, और जो कि आपको, आप यकीन मानिए, बहुत हेल्प करते हैं। जब आप प्री का एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ना बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो अगर आपने कुछ कोड वर्ड याद कर रखे हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंट होके आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं सफल हो पाई हूं आपको ये समितियां याद करवाने में, जिसमें एक छोटी सी एक और बात बता देती हूँ कि संघ से रिलेटेड समितियां जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आपकी प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, प्रांतीय समिति सरदार पटेल, उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जहां तक राज्यों के लिए समिति थी वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए कुछ छोटी समितियां थी, इन समितियों में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं जो हमें देखनी होंगी। यहाँ पे देखिए, संविधान सभा के कार्य संचालन संबंधी समिति जीवी मावलंकर लोकसभा के संसद के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो संविधान सभा के कार्यों संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष बनाया गया जीवी मावलंकर को। कार्य संचालन समिति जो छोटी समितियां थी, एक हमने यहाँ पे देखा था प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इनके तो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जहां पे कार्य संचालन समिति की बात आएगी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है, सदन समिति दोस्तों, सदन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B पट्टाभी सीता रमैया, यानी कि ये सदन समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तिरंगा बहुत प्यारा था, हालांकि हमारे हर एक स्वतंत्रता जो संग्राम, जो भी स्वतंत्रता की लड़ाई जिस भी ने लड़ी है उनके लिए तिरंगे से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम छोटे छोटे लिंक्स लगा के, तो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रेसिडेंशियल समिति थी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसमें आप कुछ कुछ समितियों को अपने लिंक बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान सभा में सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का मतलब क्या है कि प्रारूप समिति के ऊपर पूरे संविधान का प्रारूप बनाने का दायित्व था। ठीक है, यानी कि संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी कौन? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अंबेडकर जी। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हमें इसको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वो समिति थी जिससे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई, मतलब पूरा जो प्रारूप था वो इसको तैयार करना था। इसमें 7 सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, जिनके नाम, सबके नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, वो मैंने एक नॉलेज के लिए रख दिया है, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में आपको बताया है। अगर किसी ने मेरी इंट्रो वीडियो नहीं सुनी है तो वो वहां जाके सुन सकता है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें क्या छोड़ना है, क्योंकि यदि हम हर चीज पढ़ते रहे ना, दिमाग की भी एक सीमा होती है ना दोस्तों, तो यदि हम हर एक चीज पढ़ते रहे तो फिर तो मतलब नैया पार नहीं लग पाएगी। ठीक है, आशा है आप समझ रहे होंगे मेरी इस बात को। ये इंपॉर्टेंट है, हमें क्या छोड़ के चलना है। हम नहीं याद रख सकते हैं इतने लोगों का नाम, हमें बस डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का नाम पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब मोटे तौर पे हमें देख लेना है फिर भी कि गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, और उसके बाद N माधव राव और TT कृष्णमाचारी। ये नहीं हमें ध्यान रखना है कि कौन किसके स्वास्थ्य कारणों से, वो मैंने जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए लिख दी है। यदि बहुत सारे लोग हैं ना जो बहुत पढ़ना चाहते हैं, अच्छे बच्चे हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उनके लिए मैंने लिख दिया है इसको, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है।
कि प्रारूप समिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समिति थी और इसका काम क्या था दोस्तों? इसका काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ठीक है। क्लियर है इतना आप लोगों को? मैं एकदम आप लोगों की स्पीड से चलूंगी, आप लोगों को चीजें समझ आनी चाहिए। देखिए, आप वीडियो सुनते हैं तो आपका, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूं, क्योंकि आपको ना, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे ना, भले ही कितना सुन लीजिए, आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी नहीं। पढ़ना तो आपको पड़ेगा। हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हैं, हम आपको आपका मार्गदर्शन करने के लिए हैं, लेकिन बच्चों, पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी, जी जान से, मेहनत से, ठीक है। और मुझे आशा है आप लोग करेंगे। अब देखिए, प्रारूप समिति के बारे में ही, कि विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। अब बहुत सारी समितियां, जैसा कि हम जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, नया ये पेन टैबलेट है तो थोड़ा यूज करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो हमने देखा कि बहुत सारी समितियां, कि जैसे संघ समिति है, प्रांतीय समिति है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी समिति है। तो अलग अलग समितियों ने अपना जो प्रारूप दिया, उसके बाद जो मोटे तौर पे जो पहला प्रारूप तैयार करने का काम था, वो था प्रारूप समिति का। उनके अलग अलग दिए गए प्रस्तावों के आधार पे प्रारूप तैयार किया गया प्रारूप समिति द्वारा। अब उसके बाद भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। देखिए, यहाँ पे ना हमें एक लोकतांत्रिक जो ढांचा दिखता है हमारे संविधान के निर्माण का। जब जनता संविधान निर्माण में भागीदारी करने लगती है ना, तो लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक है। जब जनता ये कहे कि हाँ, हमें ये अधिकार चाहिए, हमें ये कानून चाहिए कि नहीं चाहिए, और जब जनता की बात सुनी जाती है, तो एक लोकतंत्र का एक विकसित स्वरूप जो है आगे बढ़ता है। तो भारत के लोगों को जो ये प्रारूप था, इस पे चर्चा करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। अब क्या हुआ, जब उस 8 महीने का समय दिया गया लोगों को उस प्रारूप पर विचार करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों की अपनी अपने पॉइंट्स थे, उन्होंने अपने जो सजेशन उनके सामने रखे, तो उनकी शिकायतों और उनकी आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में दूसरा प्रारूप तैयार किया गया। यानी कि जनता की मांगों के आधार पे दूसरा प्रारूप तैयार किया गया। ये हमारे जो लोकतंत्र का एक प्रणाली है, उसके ढांचे को भी क्लियर करता है कि किस तरीके से स्वतंत्रता के बाद जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया जारी थी, उस समय भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को काफी प्रायोरिटी दी गई, ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948, ये डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों आपको, ठीक है, ये जस्ट लिख दी गई हैं। इस चीज को मैं बताती चलूंगी और इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इस चीज का डिफरेंशिएट आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने संविधान का अंतिम प्रारूप पेश कर दिया। इस बार जो है ना, संविधान पहली बार पढ़ा गया था। अब क्या हुआ, संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया। देखिए दोस्तों, एक बार जो है ना संविधान पे विचार किया गया, लोगों ने अपने अपने लोगों को के सामने रख दिया गया, उन्होंने अपनी अपनी शिकायतें, अपने अपने सुझाव दिए। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने जो प्रारूप पेश किया और पहली बार संविधान पढ़ा गया। अब दूसरी बार फिर से विचार होना शुरू हुआ कि भाई बहुत सारी लोगों की अभी भी शिकायतें होंगी, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रावधानों से संतुष्ट नहीं होंगे, कुछ नए प्रावधान ऐड करवाना चाहते होंगे। तो इसको लेके खंडवार चर्चा की गई। ये खंडवार चर्चा का मतलब क्या है कि संविधान एक बड़ा भाग है, ठीक है, संविधान एक बड़ा भाग है, तो उस पे छोटे छोटे हिस्सों पे चर्चा करेंगे हम।
एक ही बार पूरे संविधान पे चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमने मौलिक कर्तव्य तो शुरुआती दौर में थे ही नहीं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी। जैसे मौलिक अधिकार पे हम चर्चा करेंगे, फिर जी हम डीपीएसपी पे चर्चा करेंगे, फिर हम राष्ट्रपति पद की शक्तियों या जो भी शक्तियां हैं उस पे चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री के पद पे, तो खंडवार चर्चा की गई, ठीक है। और इस अवधि में लगभग 7,000 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव आए। हमें ये याद नहीं रखना है कि 7653 संशोधन आए, पागल हो जाओगे अगर इतने फैक्ट्स याद करोगे ना, तो नैया पार नहीं लग पाएगी। तो हमें मोटे तौर पे ये पता होना चाहिए कि भाई जब दूसरी बार खंडवार चर्चा चल रही थी तो 7,000 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से कुछ प्रस्ताव पर ही सभा में चर्चा हुई, सब पे चर्चा नहीं हुई। और संविधान पर तीसरी बार, ये याद रख लेना, 14 नवंबर 1949 से विचार शुरू हुआ फाइनली। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया गया। और दोस्तों इसी के साथ 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान पारित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। यानी कि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए गए सदस्य और जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उनके द्वारा, ठीक है। अब इसका भी एक लिंक आगे आएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा संविधान पे हस्ताक्षर किए गए थे, वो मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आपसे डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके से जो संविधान का प्रारूप बनाने का जो प्रस्ताव था उस पे किस तरीके से खंडवार चर्चाएं की गई, किस तरीके से बार बार जनता के सामने वो बातें रखी, उनकी शिकायतों को, उनके सुझावों को हमारे संविधान बनाने में स्थान दिया गया। और दोस्तों उसी का एक परिणाम है कि आज जो हमारा संविधान है वो विशाल विशद संविधान है। और 1947 के बाद से या जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद से आज तक भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है और सफलतापूर्वक यहाँ लोकतंत्र का संचालन हो रहा है। तो उसका एक आधार भारत का संविधान है और भारत के संविधान की निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो लोकतांत्रिक थी और उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आधार का काम किया है। इतनी बात आपको समझ में आई। छोटी छोटी चीजों को हमें लिंक करते हुए चलना है। अब देखिए संविधान का प्रभाव में आना। अब मैं जो आपको बता रही थी कि संविधान सभा में कुल 299 सदस्यों में से, क्योंकि मुस्लिम लीग का जो वो निकल गए थे तो 299 सदस्य रह गए थे। उस दिन केवल जिस दिन हस्ताक्षर हो रहे थे ना, कब हो रहे थे हस्ताक्षर? 26 नवंबर 1949 को, जो कि मैंने अभी बताया। उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पे हस्ताक्षर किए। यानी कि क्वेश्चन बन जाए कभी फैक्चुअल कि भाई क्या संविधान के प्रत्येक सदस्य द्वारा संविधान पे हस्ताक्षर किया गया? तो यूजुअली जब हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो सोचेंगे कि हाँ भाई ये तो हो ही सकता है कि इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण एक काम था तो सबने ही किया होगा। लेकिन दूसरा कॉमन सेंस ये भी लगाना है कि जरूरी नहीं है ना कि सब भी करें। और इस चीज को हमें पता भी होना चाहिए कि टोटल सदस्यों में से मात्र 284 ने जो हमारा संविधान था उस पे हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अब संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। जब हम बच्चों प्रस्तावना वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसमें जब प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति आती है कि आज 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, तो उसमें उल्लेख कब का किया गया है? 26 नवंबर 1949 का, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को हम आगे आने वाले समय में बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद देखिए, जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान सौंपा, वही जो 3 लाइन मैंने बताई कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को आत्मसमर्पित, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना
थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब ये अनुसूचियां बढ़ के 12 हो चुकी हैं और अनुच्छेद भी काफी परिवर्तित हो चुके हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम पूरे क्या क्या संशोधन हुए हैं, संविधान में संशोधन कैसे होता है, ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया पे हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारे टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रस्तावना को पूरे संविधान के बाद लागू किया गया। कभी एमसीक्यूज में बहुविकल्पीय जो प्रश्न आते हैं बच्चों, उसमें दे देगा कि संविधान को प्रस्ताव सबसे पहले लागू किया गया, तो हमें लगेगा कि हाँ, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं। कॉमन सेंस लगाते हैं ना, कई बार जब हमें फैक्ट्स पता नहीं होते हैं तो हम कर देंगे टिक, लेकिन आंसर हो जाएगा गलत। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को जो है ना पूरे संविधान को लागू करने के बाद ही लागू किया गया था। ठीक है, और नए विधि मंत्री कौन थे? नए विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्हें भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को कि भारत के संविधान का पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 की डेट बच्चों आपको याद रखनी है। और प्रस्तावना को संविधान के लागू होने के बाद लागू किया गया था। और इसके साथ ही क्या प्रत्येक संविधान सभा के सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे संविधान के उस प्रारूप पे? तो नहीं। अब देखिए, संविधान का प्रवर्तन जब हम देखते हैं कि संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन संविधान की शुरुआत के दिन के तौर पे देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों को इस बात का पता होगा, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। हालांकि बहुत सारे ऐसे वायरल वीडियोस आपने देखे होंगे ना कि 26 जनवरी को क्या है, तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में पढ़ने वाले एकदम सूट बूट पहने हुए बच्चे भी बोलते हैं अच्छा क्या है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस है। उनको पता नहीं होता है, लेकिन मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, आप लोगों को पता होगा गणतंत्र दिवस है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में क्यों चुना गया? जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और उसी दिन को एक यादगार बनाने के लिए हमने 26 जो जनवरी के दिन को चुना गया। तो यहाँ पे देखिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पे पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और इसी दिन के आधार पे हमने गणतंत्र दिवस का दिन चुना, जिस दिन हमने अपने संविधान को लागू किया। ठीक है, अब देखिए संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों 1947 का अधिनियम क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि अब हमारे पास एक संविधान था, ठीक है, जिसके माध्यम से हम अपने शासन प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उसको हम जारी रख सकते थे। ठीक है, और जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें हमने पूरा निचोड़ ले लिया था। 1935 का जो अधिनियम था उसकी बहुत सारी चीजों को हमने अपने संविधान में समावेशित रखा है। इसके अतिरिक्त अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जहां जहां से हमें अपनी शासन प्रणाली के अनुकूल जो व्यवस्थाएं मिली, हमने उन प्रणालियों को अपना लिया और एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो कि हर एक ऐसी विशेषता को समावेशित किए हुए था, जो कि एक अखंड भारत, एक मजबूत भारत के लिए बेस, एक आधार का काम करे। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा की आलोचना की जाती है। अब आलोचक तो हर जगह बैठे होते हैं ना, संविधान सभा की भी बहुत सारे आधारों पे आलोचना की जाती है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा की आलोचना के आधार क्या क्या थे। ठीक है, कभी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछने का मन हो यूपीएससी का, क्योंकि यूपीएससी जो है ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। आपको हालांकि इतने सतही क्वेश्चन पूछता नहीं है यूपीएससी, लेकिन फिर भी आपको पूरा सिलेबस कवर करना है और जो बुनियादी चीजें हैं ना वो आप
को ध्यान में रखनी है। हम पूरा पढ़ चुके हैं कि कहाँ कहाँ आलोचना का स्कोप बनता है, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वहां कहाँ कहाँ आलोचना का स्कोप बनता है। बस उसके 5-6 पॉइंट्स हैं, हमें याद रख लेने हैं। जब हम अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं तो हमें वो बातें उनको बतानी है कि भाई ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी, फिर सामने वाला उसका जो भी उत्तर दे उसको भी हमें अपने डिस्कशंस में समावेशित करना है। अब देखिए, पहला है वह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। इसका मतलब क्या था कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं हुआ था। वयस्क मताधिकार के आधार पे हुआ था तो नहीं हुआ था। कैसे हुआ था? जो प्रांतीय असेंबली थी उसने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कर दिया था। तो वयस्क मताधिकार के आधार पे यदि संविधान सभा का निर्माण होता तो उसमें एक ज्यादा बड़े वर्ग, जिसमें हमारे जो भी पिछड़े वर्ग हैं, SC, ST, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग, ठीक है, जो गरीब तबका है, वो सबका समावेशन यदि होता तो हमारा जो संविधान है वो और समावेशित होता। ठीक है, तो पहले आधार पे ये आलोचना की जाती है कि वयस्क मताधिकार के आधार पे संविधान सभा को नहीं चुना गया था। ठीक है, तो पहली आलोचना यानी वह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, जनता ने डायरेक्टली संविधान सभा को नहीं चुना था। पहली आलोचना आपको समझ में आ गई। दूसरी आलोचना हम देखें तो संप्रभुता का अभाव की बात करते हैं कि संविधान सभा जो है ना संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पे हुआ। तो भाई हमें इस चीज को समझना होगा कि निर्माण भले ही ब्रिटिश संविधान जो ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पे हुआ, लेकिन संविधान सभा ने स्वतंत्रता से काम किया, पूर्णतः संप्रभुता से काम किया, और जो लक्षण या जो विशेषताएं उसे अपने संविधान में अपनानी थी वो उसे अपनाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थी। ठीक है, और जब हम इसकी पहली स्लाइड जो हमने पढ़ी है बच्चों, उसमें भी हमने देखा है कि जो 1947 का अधिनियम आया उसमें भी संविधान सभा को ये बात मानने की छूट दे दी थी कि यदि वो पुराने कानूनों को समाप्त करना चाहे, कम करना चाहे तो वो कर सकती है। तो संविधान सभा का निर्माण भले ही ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पे हुआ हो, लेकिन संविधान सभा ने बहुत ही स्वतंत्रता से, संप्रभुता से और अपने देश की जो आवश्यकताएं हैं उनकी विशेषताओं को समाहित करते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया है। लेकिन जब आलोचना आपसे पूछता है तो आलोचना का बिंदु तो एक छोटा सा हो ही जाता है ये। ठीक है, तीसरा है समय की बर्बादी। बोल रहे हैं कि इसके निर्माण में ना जरूरत से ज्यादा समय लग गया। अब समय की बात आते ही ना मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि मुझे ना वो 2 साल 11 महीने 18 दिन वो बचपन से रटे पड़े हैं। मतलब एक छोटी सी बात है, 5 लोग पूछते थे संविधान का निर्माण कितने दिन में हुआ, हम ये बात बोल के और फिर सब लोगों को देखते थे, तो वो मतलब वो दिन याद आ जाते हैं। तो इसके निर्माण में जरूरत से ज्यादा समय ले लिया, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का बच्चों जो समय लिया गया, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं तो बहुत ज्यादा समय था। अब वो एग्जाम्पल क्या देते हैं, कहते हैं कि अमेरिका संविधान तो 4 महीने में बन गया था जी। ठीक है, 4 महीने में बन गया था, हमें इतना समय क्यों लग गया? तो इस चीज को हमें समझना होगा। भारत को जब आप अपने भारत को जब आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है बच्चों? अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भौगोलिक जो स्ट्रक्चर, ठीक है, अलग अलग निर्जातीयता। उसके पश्चात आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है। तो इतनी सारी चुनौतियां, इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियां, इतनी सारी भाषाएं, उसके बीच से भारत को एक अखंड भारत के रूप में जारी रखने की जो चुनौती थी हमारे संविधान निर्माताओं के सामने, यदि हम जल्दबाजी में संविधान का निर्माण कर देते तो हो सकता है कि 4 साल के बाद ही व्यवस्था में परिवर्तन आता या उस संविधान को लोग अस्वीकार कर देते। तो भले ही हमें समय लगा, लेकिन हमने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो एक मिसाल है,
जो हमारे साथ स्वतंत्र हुए देश, आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप श्रीलंका का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहां पे गृह युद्ध तक की संभावनाएं दिख गई, पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। लेकिन भारत में स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी यदि आज लोकतंत्र जिंदा है, यदि जनता के जहन में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे संविधान की देन है। हम संविधान को धर्म के समान मानते हैं कि संविधान है तो हमारे अधिकार है, संविधान है तो हमें संरक्षण है, संविधान है तो व्यवस्था है, संविधान है तो अराजकता नहीं आएगी। तो जब ऐसे संविधान की संकल्पना का हमें विकास करना है तो उसमें तो समय लगेगा ही। और ऊपर से भारत की जो चुनौतियां थी, जो 1947 स्वतंत्रता के बाद जो हम चुनौतियां देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान विभाजन, हिंदू मुस्लिम दंगा, इसके पश्चात आप और देखिए अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियां, तो लोगों के बीच में जो विभाजन की जो मानसिकता थी वो दिमाग में थी। अब हमें क्या करना था, इन सबको क्या करना था, जोड़ना था। और जब इन सब को जोड़ देंगे तो ही राष्ट्र बनेगा। ठीक है, राष्ट्र का मतलब ही होता है एक देश के लोगों में अपनेपन की भावना। ठीक है, जहां पे हम भारतीय हो के सारी चीजें सोचे कि मैं भारतीय हूं, उस भारतीय के बाद हम आएंगे कि मैं इस धर्म से हूं कि इस धर्म से, इस जाति से हूं कि इस जाति से। तो मैं भारतीय हूं की संकल्पना यदि लोगों में विकसित करनी थी तो संविधान निर्माण करने में समय लगा। हालांकि अभी भी वो जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे जारी है। देखिए, कोई भी चीज का विकास होने में थोड़ा समय लगता है। लोग जैसे जैसे एजुकेटेड होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनके दिमाग में संकल्पनाएं मजबूत होती जाती हैं। तो समय की बर्बादी थी कि नहीं थी, आप लोग बताइए। कि भले ही समय लगा लेकिन हमने एक सशक्त संविधान देश को दिया, जो संविधान आज भी देश की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाए हुए है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमने 3 इसकी क्या देखी, आलोचनाएं देखी कि भाई प्रतिनिधि निकाय नहीं था, कि जनता द्वारा तो चुने नहीं थे। उसके पश्चात हम देख सकते हैं संप्रभुता और समय। उसके बाद बोलते हैं आलोचक कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। और ब्रिटेन संविधान विशेषज्ञ जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, ये काफी बड़े पॉलिटिकल थिंकर हैं, इन्होंने बोला है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, तो इन्होंने इस आधार पर इसकी आलोचना की है कि कांग्रेस है। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कांग्रेस ने, उस समय की जो कांग्रेस थी, उसने भारत के संविधान, भारत की जो आजादी में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो कांग्रेस की एक भूमिका थी संविधान निर्माण में, लेकिन ये कहना गलत था कि केवल कांग्रेस का प्रभुत्व था, दूसरी पार्टीज की भी संविधान निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका थी। तो अब वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। आलोचकों के अनुसार समाज में अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अब देखिए, बोला जाता है कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, और इसीलिए जो है ना, कई जो आलोचक है बोलते हैं इसीलिए हमारा संविधान है ना इतना लंबा चौड़ा संविधान है। आज भी यदि किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वकीलों के पास उसे चक्कर लगाने पड़ते हैं, सामान्य समझ नहीं आती उसको। ठीक है, तो इस आधार पे आलोचना करते हैं कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का बोलचाला था और अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो ये बात भी गलत है कि अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 महीने के लिए पहले चरण में संविधान को जनता के सामने रखा गया। जनता की जो आकांक्षाएं थी, जनता के जो सुझाव थे, जनता की जो आलोचनाएं थी, और जो जनता ने संविधान को सुधारने के लिए जो सुझाव दिए, उसको समावेशित किया गया बार बार संविधान में। और इसी आधार पे हम देखते हैं कि जनता की भागीदारी भी थी संविधान निर्माण में। ठीक है, तो हम इसे पूर्णतः अलोकतांत्रिक तरीके से निर्मित संविधान नहीं कह सकते हैं भाई। संविधान सभा बकायदा उसका एक प्रोसेस था जिसके आधार पे संविधान सभा चुनी गई, और संविधान सभा ने देश की आवश्यकताओं के अनुसार संविधान का निर्माण किया। ठीक है,
अब देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा, तो दोस्तों एक क्विक रिवीजन उसका कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने देखा संविधान सभा की समितियां। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, संघ से संबंधित जो समितियां हैं उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय जो समितियां हैं कौन होंगे, सरदार पटेल जी होंगे। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके पश्चात हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक समिति पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन सब चीजों को हमने देखा, छोटी समितियां देखी। प्रारूप समिति देखी कि प्रारूप समिति का कैसे क्या काम था और किस तरीके से प्रारूप समिति ने 3 चरण के बाद संविधान सभा का एक फाइनल जो प्रारूप है उसको तैयार किया, कैसे खंडवार चर्चा हुई हर एक प्रोविजन पे, और किस तरीके से 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान पे हस्ताक्षर कर दिया गया संविधान के सदस्यों द्वारा। उसके बाद हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो उस दिन क्यों लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हमने संविधान सभा की आलोचना देखी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो अलग अलग सर्विसेज में आए हुए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन IAS के एग्जाम में भी पूछा है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि भारत के संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया, तो 1934 में स्वराज पार्टी ने। ठीक है, वैसे हमने जो पढ़ा है इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी, MN रॉय ने, ठीक है, 1934 में, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वराज पार्टी 1934 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। ये IAS प्री 2002 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपने जब टॉपिक को कंप्लीट किया, टॉपिक के कुछ जो इंपॉर्टेंट फोकस्ड एरिया थे उस पे मैंने बहुत जोर दिया है, वहां पे मैंने चीजों को रिपीट किया है। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि मैं कहाँ चीजों को रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो एरियाज हैं वहां पे मैं चीजों को रिपीट कर रही हूँ, और आपको उन चीजों को समझना होगा, जो कि आप आने वाले लेक्चर्स में जैसे जैसे मेरे साथ पढ़ते जाएंगे तो आप समझेंगे इस चीज को कि कहाँ पे हमें जोर देना है, किन चीजों को हमें बहुत सरसरी निगाह से देख लेना है और किन चीजों को हमें एकदम बार बार रिवाइज करना है। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। और इसका एक, इसमें से कोई विकल्प अगर जो पेपर सेट करता है वो अगर लगाना चाहे तो वो लगा सकता है कि भारत की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पे चुना गया था। तो जिसको चीजें याद नहीं है या जिसने बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ा नहीं है वो लिख देगा भाई भारत का संविधान बन रहा था, भारत नया नया स्वतंत्र देश था, तो भारत की जनता ही चुनेगी। तो पटाख से टिक लगा देते हैं कि भारत की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। क्लियर है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, अब भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखें तो प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। आ गया वही क्वेश्चन, ये IAS प्री 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। देखिए, यदि आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, चीजों को नहीं पढ़ा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की कोई औकात ही नहीं है यदि आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है तो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होके बैठ गए, वहां फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे यार ये नहीं याद आ रहा। तो इसका भी मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करना
करना है, ढेर सारे एमसीक्यूज लगाने हैं। जब हम बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो कई क्वेश्चन तो देखते ही अच्छा आपको विकल्प भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी गलती मत करिएगा। पेपर में इनफ टाइम होता है, विकल्प हर एक पढ़ना है, उसका भी मैं पूरी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों इसका आंसर आप सबको पता है क्योंकि आप लोगों ने इस टॉपिक को मेरे साथ पढ़ा है। तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस जैसे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये यूपीएससी में भी ना कभी भी पूछ सकता है। ऐसे ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं फैक्चुअल। और क्या होता है ना, आजकल का जो आप पैटर्न देखेंगे यूपीएससी का 100 क्वेश्चन है, उस 100 क्वेश्चन में से मैं मानती हूं कि लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास है ना काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, मैगी, ठीक है, पानी उबाला, मैगी डाली, मसाला डाला, मैगी तैयार। 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हमें वो 30 क्वेश्चन नहीं गलत करने हैं। हम टफ देख लेंगे लेकिन हमें वो 30 इजी क्वेश्चन नहीं गलत करने हैं। तो हमें कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं, उनको हमें साथ लेके चलना है। तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे जब आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने फोकस किया था। तो भारत का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अब देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अब संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अब बच्चा हो गया कंफ्यूज, अच्छा भाई अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, तो अध्यक्षता कौन करेगा? राजेंद्र प्रसाद ही करेंगे ना। यदि आपने पढ़ा है तो आपको ये वाले फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। वो डेट्स जो मैंने बताई है नहीं ध्यान रखनी, वो नहीं ध्यान रखनी। ये नहीं ध्यान रखना कि कितनी बार 7653 बार शायद प्रस्ताव लाया गया। ये जस्ट लिखने के लिए लिख दी गई है, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। हमें कुछ एक कोर फैक्ट्स पे ध्यान रखना है बच्चों। मैं बार बार इस चीज को आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों को जज्बा दिखाना है, जिजीविषा दिखानी है, आप लोगों को मेहनत करनी है। आप लोग इस चीज को समझिए कि जब हम साथ में मेहनत करेंगे, मेरे अकेले मेहनत करने से नहीं होगा दोस्तों, आपको मेरे साथ मुझसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपको रिवाइज करना होगा, आपको क्लासेस में आना होगा, आपको क्वेश्चन आंसर जब मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी तो फटाफट आंसर देने होंगे, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए ना कि मेरे बच्चे जो हैं मेरे पढ़ाए हुए जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। उसके पश्चात जो स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं की थी, बल्कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, अब देखिए, ये आईएएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आईएएस 2005 में पूछा गया है। और मैं बार बार जो फोकस कर रही थी संघ समिति, और उसका लिंक आपको याद भी हो गया होगा। आप एक बार उसको रिवाइज करेंगे और थोड़े से अपने कोड वर्ड्स भी बना लेंगे तो इन समितियों को ना, हम कोई महान तो है नहीं कि भाई दिमाग में हमने एकदम देखा और फिक्स हो गया वो। हमें ना चीजों को अपने तरीके से याद करना पड़ता है। तो धीरे धीरे आप उन चीजों को अपने तरीके से करते जाइए, आपकी चीजें मजबूत होती जाएंगी। तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आप सब लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति। अब देखिए, जब ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2005 में पूछा गया है, यानी कि जो भी समितियां हैं, जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं, वो इंपॉर्टेंट हो गई ना हमारे लिए। एक बार फटाफट समितियों पे नजर डालते हैं इसी बात पे। देखिए, हमने देखा संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श समिति सरदार पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। ठीक है,
उसके पश्चात हमने प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद रखना है, चूंकि राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे तो प्रक्रिया भी वही तय करेंगे और संचालन भी वही करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि संघीय संविधान समिति जो थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, आईएएस 2005 में पूछा गया है, अगर लिखा है तो पूछा गया होगा। हालांकि दो क्वेश्चन एक ही बार में पूछा जाए तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी, लेकिन फिर भी आपको पता है इसका आंसर। भारत संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति जब आएगी तो हमारे दिमाग में 2-3 पॉइंट्स होने चाहिए। प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, महत्वपूर्ण समिति थी, और प्रारूप समिति ने सभी जो समितियां थी उनके प्रस्तावों के आधार पर एक प्रारूप तैयार किया संविधान का, ठीक है। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आईएएस प्री 1996 में पूछा गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो इसका आंसर होगा बंबई प्रेसिडेंसी। ये याद रख लेना है, ये कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बंबई प्रेसिडेंसी से इनका संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। यह आईएएस 1996 में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था संविधान का निर्माण वो हमारा कंप्लीट होता है। और इस संविधान के निर्माण में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, उस कहाँ आपको फोकस करना है वो सब मैंने आपको बताया है, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप उसको रिवाइज करेंगे। और इन जब हमारे 5 टॉपिक या 6 टॉपिक जब हमारे हो जाएंगे तो हम अकेले इन 5 टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे फटाफट। क्लासेस में 1 या 2 क्लासेस में आपको मैं फिर से इनको रिवाइज करवाऊंगी। साथ ही इन टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उन सब का आंसर मैं नहीं दूंगी, उन सब का आंसर आप देंगे, क्योंकि आप मेरे साथ उन क्लासेस को पढ़ेंगे तो आप उन क्लासेस को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और आंसर जब आप खुद देते हैं ना तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है कि अरे अब तो हम एकदम पीटी पास कर लेंगे। और जिस दिन इस तरीके का कॉन्फिडेंस आ गया बस उस दिन नैया पार लग जानी है। तो चलिए दोस्तों, लगे रहिए पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, ठीक है। लास्ट में फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अनअकैडमी ललिता कुमारी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़िए। इस पे आपको पीपीटी और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें मैं बनाती हूँ पीटी के लिए, मेंस के लिए, वो सब आपको मिलते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।